2 टके की औरत, जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे वो पाकिस्तानी रुपी से कई गुना आगे निकल चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? कुछ लोग कहेंगे भुट्टो साहब थे, कुछ लोग कहेंगे बेनजीर, कुछ लोग नवाज शरीफ का नाम लेंगे और बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जितना ये शख्स था। क्या आप पहचानते हैं इसको? शायद कुछ लोग फौरन पहचान गए हों। चले एक काम करता हूं, आपको मैं इनकी एक छोटी सी स्पीच सुनाता हूं, शायद उसको देख के आप इन्हें पहचान जाएं। বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। जी जनाब, एनी लक। लेकिन क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मशहूर तरीन पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन ये जो शख्स था ये तो अपनी तकरीर बंगाली जबान में कर रहा था। आखिर एक बंगाली पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? चले मिस्ट्री को खत्म करते हैं। ये हैं जनाब शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे और सरबराह थे अवामी लीग के। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की 162 जनरल सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में कभी किसी पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं मिली होगी। मैंने आपसे पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का जिक्र किया ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि भुट्टो साहब जो अपनी शोहरत की पीक पे थे, अवाम उनकी दीवानी थी। उन्होंने 1970 के इलेक्शन में 61,48,923 वोट लिए, जबकि शेख मुजीबुर रहमान के वोट थे 1,29,37,162, यानी कि भुट्टो साहब से 2 गुना से भी ज्यादा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत हौलनाक और दर्दनाक था। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। बंगालियों में नफरतें बढ़ती चली गईं, जो पहले ही बहुत ज्यादा थी, और बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और एक नई नेशन का क्रिएशन हुआ, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। आज की वीडियो में हम लोग ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख पर नजर डालेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि ये जो इशू है ना, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो सीरीज बननी चाहिए जो मैं फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमीज का, यानी कि मईशत का। जरा देखें तो सही कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर रुल गया या अपने लोगों के लिए एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने में कामयाब हो गया। इस वीडियो में हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा, रेटरिक और बयानबाजी के बजाय नंबर्स होंगे, स्टैट्स होंगे और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी, ताकि हर चीज का फैसला आप लोग खुद कर सकें। सो दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्विच ऑन आवर रॉकेट शिप। थोड़ी सी तारीख से आगाज करते हैं ताकि आपको सारी कहानी सही तरह समझ आ सके। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज बर्रे सगीर से जाने लगा ना, तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे। या तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया को छोड़ जाए या फिर हिंदुस्तान में से ही पाकिस्तान का कयाम करे। बिलाखिर डिसीजन उनका यह था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब इस काम को करने के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की जरूरत थी, ताकि 2 नेशन स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा ही अहम मसला था। सिचुएशन ये थी कि बलोचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां तो मुसलमान भरपूर मेजॉरिटी में थे, लेकिन 2 सूबे ऐसे थे जहां पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में मुसलमानों की तादाद थी 55.7% और बंगाल में थी 54.4%। लिहाजा फैसला यह हुआ कि इन दोनों सूबों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और कुछ इंडिया के पास, और ये काम सरअंजाम दिया सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इस बाउंड्री लाइन की वजह से पाकिस्तान के 2 हिस्से बने। एक बना वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक यहां से तकरीबन 1500 मील दूर बना बंगाल प्रेसिडेंसी को तकसीम करके, जो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। ये पहले दिन से ही एक अजीबो गरीब अरेंजमेंट थी, जिसमें एक मुल्क का दूसरा हिस्सा उससे सैकड़ों मील दूर है। लेकिन दोस्तों, ये तो था जोग्राफियाई फर्क,
यानी कि ज्योग्राफिकल डिफरेंस। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ नजरियाती और कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। देखें दोस्तों, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को फतह किया। इस जंग में उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल और उनके जो फ्रेंच एलाइज थे उनको शिकस्त दी। सो जो बर्रे सगीर का ये एरिया था ना, जहां पर बंगाल था, यहां पर बहुत पहले से ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आने लगा। वहां के लोगों को एक्सपोजर मिला, सिविल सर्विसेज का आगाज हुआ, प्रेस आई, रिसर्च हुई। इनफैक्ट कैलकाटा जो शहर था बंगाल का, वो 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल रहा। जबकि दूसरी तरफ जो करंट पाकिस्तान के सूबे हैं जैसे कि सिंध, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस, वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आए 1860s में, 70s में और 1880s में। लिहाजा जो बंगाल था ना, वो इन सब सूबों से तकरीबन 100 साल आगे था, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी तालीम के हिसाब से। बंगाल के लोग काफी मॉडर्न थे, काफी पढ़े लिखे थे और अपनी सोच के हिसाब से काफी सेकुलर थे कंपेयर टू पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो इस बात की क्लैरिटी ही नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। यही वजह है कि अपने कयाम के 25 साल तक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिकली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईन ही नहीं बना सका। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में रंजिशें बढ़ती चली गईं, स्पेशली जबान को लेके। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है ना, वो हुई है 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे, जो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनके रस्म रिवाज अलग हैं, इनके रहन सहन के तरीके अलग हैं। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि 2 नेशन थ्योरी ही पाकिस्तान के कयाम की वजह बनी। लेकिन जब पाकिस्तान आजाद हो गया तो हमें एक ऐसी जबान की जरूरत पड़ी जो सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सके, यूनाइटेड रख सके, कंसोलिडेटेड रख सके। क्योंकि पूरी दुनिया में जो कौमें बनती हैं, जो नेशन स्टेट्स बनती हैं, वो ज्यादातर जबानों की बेसिस पे ही बनती हैं। मुस्लिम लीग का यह ख्याल था कि जो बंगाली जबान है उसके अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर सकती। इसीलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली ये डिसाइड किया कि उर्दू ही हमारी कौमी जबान होगी, उर्दू ही हमारी शनाख्त बनेगी। ये बात उन्होंने एक दफा नहीं बार बार दोहराई। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. 21 मार्च 1948 में जब कायद आजम ढाका यूनिवर्सिटी गए तो वहां के स्टूडेंट्स ने बड़ी ही अग्रेसिवली ये डिमांड की कि बंगाली को भी कौमी जबान का दर्जा दिया जाए। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की मदर टंग होगी। ये जो जबान का मामला है ना दोस्तों, इसने बंगालियों के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा की, नफरतें पैदा की। उनको लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। यही वजह है कि उसके बाद बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रायट्स हुए और बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली जो बंगाली जबान को एडवोकेट करती थी। यही वजह है कि 1954 में यह कानून पास हुआ कि बंगाली पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिस तरह अंग्रेजी थी। बट इट वॉज टू लेट बाय देन। बंगालियों के अंदर यह एहसास पैदा होना शुरू हो गया कि वो एक सेकेंड ग्रेड पाकिस्तानी सिटीजन है। एक और बड़ा मसला दोनों विंग्स के दरमियान यह था कि ईस्ट पाकिस्तान कहता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हमारा मुआशी इस्तेहसाल कर रहा है, वो हमारे साथ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कमाते हम हैं और खा ये जाते हैं। आबादी यहां पर ज्यादा है लेकिन वसाइल ट्रांसफर हो जाते हैं मगरबी पाकिस्तान को। बाय द वे दोस्तों, आप जानते हैं कि 63% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो ईस्ट पाकिस्तान में थी। अब कहने को तो हर ड्राइंग रूम में इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। आप लोगों ने भी बहुत दफा सुना होगा कि जो मशरकी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान का कमाऊ पूत था। लेकिन इन सब बातों के पीछे फैक्ट्स क्या हैं, आज इसके ऊपर से भी पर्दा मैं उठा दूंगा। उसके बाद आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बातें सही हैं या गलत। सो जनाब, सबसे पहले देखते हैं अपने पहले टेबल को। याद रखें, ये जो सारे नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश किए हैं। सो इसमें कोई बायसनेस, कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। ये जो टेबल है ये एक सिंपल कंपैरिजन है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, यानी कि पाकिस्तान के दोनों विंग्स कितना कमाते थे और कितना खर्च करते थे। तो कहानी शुरू हो रही है 1947 से और ये टेबल आपको लेके जाएगा 1954 तक। तो अगर आप वेस्ट पाकिस्तान का बैलेंस देखें तो हर साल वो नेगेटिव में है।
इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा है। इसको देख के मेरे लिए सबसे पेनफुल और दर्दनाक बात यह है कि आज से 75 साल पहले भी वही सूरत हाल थी जो आज है। दूसरी तरफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैट है, अगर आप नजर दौड़ाएं तो हर साल ईस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव में है, यानी कि आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टेबल की तरफ। ये टेबल शो करता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि दोनों विंग्स का एक एवरेज शख्स कितने पैसे कमाता था। 1949-50 में वेस्ट पाकिस्तान का एक शहरी कमा रहा है 338 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 287 रुपए। इनका जो वेज गैप है वो है 51 रुपए। इसी तरह 1959 और 60 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 367 रुपए, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 278 रुपए। आप देखें उससे 10 साल पहले वेज गैप था 51 और अब वो बढ़ के हो गया है 88। और आखिर में 1969 और 70 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 537 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 331 रुपए और अब वेज गैप हो चुका है 206 रुपए। यहीं से आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ आ रही होगी। कमा वो ज्यादा रहे थे लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। ये जो ग्राफ है दोस्तों ये शो कर रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो स्पेंडिंग कितनी कर रही है। सबसे पहले देखें कि पॉपुलेशन की क्या सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 63% और वेस्ट पाकिस्तान की तकरीबन 36%। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क था। लेकिन अम्यूजिंगली अगर आप नीचे देखें 1950 से 1970 तक, यानी कि इस 20 साल के अरसे में स्पेंडिंग बिल्कुल उलट है। ईस्ट पाकिस्तान में खर्चा हो रहा है तकरीबन 31%, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में आबादी कम है लेकिन खर्चा हो रहा है तकरीबन 68%। इसी तरह आप 1955 से 60 का देख लें, 60 से 65 का देख लें और 65 से 70 का देख लें। अगर आप इसका क्यूमुलेटिव एवरेज निकालें तो ईस्ट पाकिस्तान का बनता है सिर्फ 28.84%, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का बनता है 71.16%। दिस इज एब्सोल्युटली स्ट्रेंज। पॉपुलेशन उससे ऑलमोस्ट डबल है लेकिन खर्चा उससे आधा है। अब आपको पजल के पीसेस समझ आना शुरू हो गए होंगे। अब चलते हैं जनाब अगले टेबल की तरफ जो दिखा रहा है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली ये होता है कि एक मुल्क एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है और इंपोर्ट कितनी कर रहा है, बरआमद कितनी है और दरआमद कितनी है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। अब इस चार्ट में ना आपने सिर्फ आखिरी 2 कॉलम देखने हैं। तो अगर आप 1948 से स्टार्ट करें तो ईस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव है और वेस्ट नेगेटिव है। इसी तरह अगले साल ईस्ट पॉजिटिव और वेस्ट नेगेटिव एंड ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न कंटिन्यूज अंटिल 1960-61। ये चार्ट उस क्लेम को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज मूव हो रहे थे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अगर आप देखें कि किसी एक साल भी वेस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव नहीं है। अगला ग्राफ भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये दिखा रहा है प्राइमरी स्कूल फॉर एवरी 1000 पीपल, यानी कि हर 1000 बच्चों पे कितने स्कूल हैं। यहां पर कहानी स्टार्ट होती है 1950 से। तो अगर आप ऊपर वाली डॉटेड लाइन देखें ना तो वो दिखा रही है कि ईस्ट पाकिस्तान में कितने स्कूल हैं वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान। क्लियरली लीड जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के पास है। बट लो एंड बिहोल्ड, जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान का स्कूल रेशो कम होता जा रहा है और जो नीचे वाली क्रॉस लाइन है वो ऊपर जाती जा रही है। 1950 से 1971 तक वो सूबा जो आपको सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है उनके बच्चों पे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। और अब आखिरी स्टैट आपको दिखाता हूं जिसके बाद सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये है जनाब आइटमाइज ब्रेकडाउन ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट पर प्यूपल। ईस्ट पाकिस्तान पे एक बच्चे के ऊपर टोटल जो खर्चा था वो था 7 रुपए, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का जो सिंध एरिया था उसमें एक बच्चे के ऊपर 41 रुपए खर्च होते थे, जो तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। याद रखें दोस्तों, नंबर्स डोंट लाई। इन स्टैट्स से साफ वाज़ेह है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो थी। ये जो बात है ना कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में यूज हो रहे थे, ये इन नंबर से बिल्कुल सही साबित होता है। इसके अलावा मिलिट्री को लेके भी बंगालियों के अंदर रंजिशें थी, हेट्रेड थी, क्योंकि पॉपुलेशन का वो थे 63%, लेकिन मिलिट्री के अंदर उनकी नुमाइंदगी थी सिर्फ 5%। इसकी कुछ वजह यह भी है कि बंगालियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत रिवोल्ट किया, बहुत बगावत करने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज ये कहता था कि जो पंजाबी कौम है ना वो मार्शल रेस है, इसीलिए वो फौज में पंजाबियों और पठानों को ज्यादा भर्ती किया करते थे और यही प्रैक्टिस पाकिस्तान बनने के बाद कंटिन्यू रही। इन सब हालात का नतीजा ये निकला कि वो पार्टी जिसने पाकिस्तान मूवमेंट चलाई यानी कि मुस्लिम लीग, वो स्प्लिट हो गई, वो तकसीम हो गई, वो टूट गई। ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनी अवामी मुस्लिम लीग,
जिसको बाद में अवामी लीग का नाम दिया गया। इसमें मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर शामिल थे, जैसे कि AK फजलुल हक, जिन्होंने 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी। इसके अलावा हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मौलाना भाषानी। अब जब मुस्लिम लीग स्प्लिट हुई तो इन सब लीडर्स को गद्दार करार दिया गया, इनके खिलाफ मुकदमे चले, इनको जेलों में डाला गया। और इसी दौरान 1967 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपना मशहूर ज़माना 6 पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट किया। सबसे पहला पॉइंट उसका यह था कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी, जैसे कि लाहौर रेजोल्यूशन में कहा गया, और यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। याद रखें, पाकिस्तान में तब तक कोई भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। शेख मुजीब का कहना था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो वफाक है, उसके पास सिर्फ 2 इदारे होने चाहिए, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, और बाकी जो सारे मामलात हैं वो सूबों के पास होने चाहिए। तीसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शेख मुजीब का कहना था कि दोनों विंग्स में अलग अलग करेंसी होनी चाहिए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक ही करेंसी हो, लेकिन जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो वसाइल हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होगी ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान की जानिब। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान के लिए बैंकिंग रिजर्व अलहदा होगा और उसकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी भी अलहदा होगी। इसी तरह टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन की पावर भी सेंटर की बजाय सूबों के पास होगी। अगला पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका कहना था कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए 2 अलग अलग अकाउंट्स होने चाहिए, एक ईस्ट पाकिस्तान का और एक वेस्ट पाकिस्तान का। अगर फेडरल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे तो ये दोनों विंग्स एक रेशो के तहत कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह आइन इस बात को अलाउ करे कि ये जो अलग अलग विंग्स हैं ये अपने फॉरेन रिलेशंस खुद एस्टैब्लिश करेंगे। और जो छठा पॉइंट था उसने तो सबको हिला के रख दिया। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान की मिलिट्री अलहदा होगी और जो नेवी का हेडक्वार्टर होगा वो मशरकी पाकिस्तान में होगा। ये थे जनाब वो 6 पॉइंट्स जिसने शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को सुपर स्टारडम के स्टेटस पे कैटापल्ट कर दिया। सारे बंगालियों ने शेख मुजीब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जय बांग्ला! जय बांग्ला! स्वाधीन करो बांग्लादेश! वीर बंगाली अस्त्र धरो बांग्लादेश! स्वाधीन करो। उसके बाद 1970 के इलेक्शंस होते हैं। वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी मिलती है भुट्टो को, जबकि ओवरऑल मेजॉरिटी मिलती है शेख मुजीब और अवामी लीग को। 1970 और 71 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर भरपूर जुल्म किया जाता है, जेनोसाइड किया जाता है, औरतों का रेप किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस की भरपूर सपोर्ट होती है, वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ रिवोल्ट करती है। उसके बाद एक तारीखी मैस क्रिएट करते हैं भुट्टो साहब और याया खान, जिसका बिलाखिर नतीजा ये निकलता है कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान मिलिट्री सरेंडर करती है ढाका में और बांग्लादेश दुनिया के मैप में वजूद में आ जाता है। सो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की जानिब। वो ये कि पाकिस्तान से अलहदा होने के तकरीबन 50 साल के बाद हाउ इज बांग्लादेश डूइंग। तो अगेन हम लोग वापस जाएंगे नंबर्स की जानिब। याद रखें, देयर इज ऑलवेज सेफ्टी इन नंबर्स। मैंने हमेशा आपको यह बात बताई है कि किसी भी मुल्क की अगर आपने इकोनॉमी देखनी हो तो उसका GDP ग्रोथ रेट देखा करें। सो अगर हम 2023 का नंबर देखें तो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट था सिर्फ 0.29%, यानी कि 0.29%, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का ग्रोथ रेट था 6.03%, यानी कि 6.03%, विच इज रियली गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय द वे, ये मैं आपको बताता चलूं कि अब जो मैं आपको सारे नंबर्स प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये लिए गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बांग्लादेश। अब देखते हैं कि एक पाकिस्तानी और एक बंगाली कितने पैसे कमाता है साल में। तो जनाब, पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा है $1,568, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का है $2,657, यानी कि एक बंगाली एक पाकिस्तानी से 69% ज्यादा कमा रहा है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के मशहूर तरीन ड्रामे का मशहूर तरीन डायलॉग सुनाने वाला हूं। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। 2 टके की औरत, जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे, वो पाकिस्तानी रुपी से कई गुना आगे निकल चुका है। आज 1 टका पाकिस्तानी 2.65 रुपए के बराबर है। यानी कि अगर आपको 100 टके चाहिए ना, तो आपको पाकिस्तानी 265 रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज अगेन अ ह्यूज डिफरेंस। ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब चलते हैं हमारे लेजेंडरी इसाक डार साहब के फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
तो पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तकरीबन $3.5 अरब, जबकि बांग्लादेश के हैं तकरीबन $30 अरब, यानी कि पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। दिमाग फट गया मेरे ये स्टैट्स देख के। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी $31.78 बिलियन, जबकि बांग्लादेश की थी $52 बिलियन। यहां भी बांग्लादेश आ गया है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो पिछले महीने यानी कि मई में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था 38%, जबकि बांग्लादेश का था सिर्फ 9.94%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 192 मुल्कों में से पाकिस्तान का नंबर है 161, जबकि बांग्लादेश का है 129। यहां पर भी बांग्लादेश आगे है। पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 62%, जबकि बांग्लादेश का है 74.91%। सो इकोनॉमी के मईशत के हर शोबे में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। इट्स सच अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। कितनी एम्बैरसमेंट की बात है, कितनी शर्म की बात है। हम लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और वो हमसे आगे निकल गए। इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। आखिरी बात यह कि माँ के पेट से कोई गद्दार पैदा नहीं होता, उसको गद्दार बनाती है मुआशरे की डिस्क्रिमिनेशन, मुआशरे का इम्तियाजी सलूक, मुआशरे का हेट्रेड, मुआशरे की नफरत। अगर हम अपने मुआशरे को बैलेंस रखेंगे, लोगों के दरमियान नफरतों को ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी रखेंगे, इक्विटी रखेंगे, तो हमेशा हम लोग कामयाब रहेंगे। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना शायद मुस्तकबिल में ये 2 टके भी हम लोग अफोर्ड ना कर पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।